गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट में डिफरेंस, उसके बाद एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइप्स में आपको बता रही थी, जिसमें मैंने आपको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड नहीं करती, जबकि वो किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, या प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। तो उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पर डिपेंड ना करते हुए अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ऐसी रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको उसके एग्जांपल्स भी बताए थे। आज हम उसी टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड टाइप में आपके सामने ले रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, A इज कन्वर्टेड इनटू B। इसमें A रिएक्टेंट है और आपको पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। तो उसके लिए हम जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे वो R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A होगा। अब यहाँ इसकी जो कंसंट्रेशन की टर्म है उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का जो सम होता है उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी पावर 1 है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल N2O5 ये जब डिकम्पोज होता है तो ट्वाइस ऑफ NO2 और हाफ O2 में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 लिखेंगे और N2O5 कंसंट्रेशन की टर्म कितनी, पावर कितनी, 1 है। इसलिए ये जो डिकम्पोजिशन आपके सामने मैंने लिखा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जब किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन टर्म का सम 1 होता है तो हम उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। उसी प्रकार सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पर मैंने रिएक्शन ली है 2A कंबाइंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट B। उसके लिए हम जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे वो R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। ये जो कोफिशिएंट 2 है ये कंसंट्रेशन टर्म की पावर में चला जाता है, तो यहाँ R इक्वल टू K इंटू A टू द पावर 2 हो गया। तो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म की पावर कितनी है? 2 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2। मतलब ये आपका सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपसे लिखा H2 प्लस I2 कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ट्वाइस ऑफ HI, यानी R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। H2 और I2 दोनों की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो ये जो है आपका सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए 2A प्लस B कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म C। इसके लिए मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखूंगी तो R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा 2 प्लस 1 मीन्स 3। इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रही हूँ, ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ट्वाइस ऑफ NO2। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो यहाँ R इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 मीन्स क्या हो जाएगा? 3। तो जब सम ऑफ द पावर अगर 3 आता है तो हम इसको थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में व्हेन द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म
is 1, तो हम उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज 2, तो हम उसको सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इज 3, तो हम उसको थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के चार टाइप पढ़ाए। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पे डिपेंड नहीं करती है। और फर्स्ट ऑर्डर में आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, सेकंड ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, थर्ड ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। मींस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन इस तरह से लिखेंगे। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की टर्म्स होंगी उनके पावर्स का जब हम सम करेंगे तो वो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आइडिया देगी। तो इस तरह से सम जब 1 होता है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सम जब 2 होगा तो उसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, और सम ऑफ द पावर्स 3 होगा तो हम उसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। एक जो फोर्थ टाइप की रिएक्शन है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके लिए हम कहते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो फोर्थ टाइप है आपका वो है आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि हम फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। हम उसको सिर्फ कैसे बता सकते हैं, हमको उसका रेट का एक्सप्रेशन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल COCl2 ये फॉस्फिन गैस है, इट विल डिसोसिएट इनटू CO प्लस Cl2। अब आपको अगर इसको मैं बोलूं तो यहाँ पर मैं इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ COCl2। आप मुझे बोलोगे मैडम इसकी पावर 1 है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, इसके लिए जो रेट का कांस्टेंट दिया गया था रेट का एक्सप्रेशन उसकी पावर में यहाँ पर 3/2 लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पावर जो है वो कितनी 3/2 मतलब फ्रैक्शन में है। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन हम देखकर पता नहीं लगा सकते। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया जाता है और हम उसके आधार पर उसके ऑर्डर को क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रकार ये जो रिएक्शन है CO प्लस Cl2 कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म COCl2, ये रिएक्शन है। अब आपको इसको देखकर क्या लग रहा है कि अगर हम इसकी रेट का एक्सप्रेशन लिखें तो R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा Cl2 होगा। इस हिसाब से कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर कितनी है 1 और 1, तो आप क्या बोलोगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन मैंने आपसे कहा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखकर नहीं बता सकते, हमको इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे हाफ लिखा होगा, क्लोरीन के कंसंट्रेशन पे 1 लिखा होगा। तो हम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 मींस कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो एक बेनिफिट है वो क्या है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन जब भी होगी तो हमको उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया जाएगा और रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर इस तरह से फ्रैक्शन में जब आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। When the sum of the powers of concentration terms in a rate law expression is in fraction, so we will call it fractional order reaction. जब किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम फ्रैक्शन में होता है तो उस रिएक्शन को उस प्रकार की रिएक्शंस को हम फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जो लास्ट टाइप है इसका वो है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसको कहा जाता है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। जो नेक्स्ट टर्म है अपनी वो है आपका सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब साइंस में होता है जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, यानी ये रिएक्शन होगी कुछ और दिखेगी कुछ और। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, दोज रिएक्शंस व्हिच अपीयर्स टू बी ऑफ हाई ऑर्डर। मतलब कुछ रिएक्शंस जब हम देखते हैं उसका रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमको वो हाई ऑर्डर की दिखती है, उसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसका ऑर्डर हाई आता है। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में वास्तविकता में रियलिटी में वो जो रिएक्शंस होती है वो लो ऑर्डर काइनेटिक्स की होती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। यानी दोज रिएक्शंस व्हिच अपीयर्स टू बी ऑफ हाई ऑर्डर
but in actual practice they follow low order kinetics, then such type of the reactions are known as pseudo order reaction। यानी वो reactions जो हाई ऑर्डर की दिखाई देती है बट होती कैसी हैं, लो ऑर्डर की होती हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर मैं आपके सामने एग्जांपल ले रही हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। और इसी का एक और नाम होता है जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछा जाता है, इन्वर्शन ऑफ शुगर। इन्वर्शन ऑफ शुगर, इसको कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछा जाता है इस नाम से कि इन्वर्शन ऑफ शुगर का ऑर्डर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर है, यानी शुगर को पानी में डिसॉल्व करेंगे, यानी डेफिनेटली हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं मतलब वाटर को हम एक्सेस में लेंगे, वाटर को ज्यादा मात्रा में लेंगे। तो रिएक्शन कैसे बनेगी, C12H22O11 प्लस H2O, यहाँ हम वाटर क्या ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। ये क्या है, C12H22O11 शुगर है। तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता है, हमको सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए रिएक्टेंट पर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। अब मैंने आपके सामने ये रिएक्शन लिखी है, C12H22O11 प्लस H2O gives C6H12O6, C6H12O6। अगर मैं इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखती हूँ तो क्या होगा, R will be equal to K into concentration of sugar C12H22O11 and concentration of water H2O। ये जब मैं रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखूंगी तो इस केस में शुगर के कंसंट्रेशन की पावर 1 और वाटर के कंसंट्रेशन की पावर 1, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 2। यानी आपने के हिसाब से या हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे इस रेट ऑफ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम किसी भी चीज को एक्सेस में लेते हैं, ना हमारे रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट अगर एक्सेस में है तो उसका कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन, यानी जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है जब तक उसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर का मैंने एग्जांपल लिया है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर में वाटर एक्सेस में लिया है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहेगा। जब वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा तो उस हिसाब से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हेन वाटर इज टेकन इन एक्सेस, जब आप वाटर को एक्सेस में लोगे, व्हेन वाटर इज टेकन इन एक्सेस, ज्यादा मात्रा में ले रहे हो आप पानी को, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी R इक्वल टू K इंटू सिर्फ क्या बचेगा, C12H22O11 इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट और न्यू कांस्टेंट, यानी R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेट K डैश इंटू C12H22O11। अब ये आपके पास रेट ऑफ एक्सप्रेशन आया। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म की पावर कितनी है, 1 है। तो इस हिसाब से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ वो 1 हो गया, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो दिख कैसे रही थी आपको, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमें ये नहीं पता होता कि जिस रिएक्टेंट को हम एक्सेस में लेते हैं उसका कंसंट्रेशन पूरी रिएक्शन में कांस्टेंट रहता, उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता, उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तो फिर हम उसको हमेशा क्या मान के चलते, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है तो उस केस में यहाँ पर केवल किसका कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे, हम शुगर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे और उसकी पावर कितनी 1 है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब दो रिएक्शंस व्हिच अपीयर्स टू बी ऑफ हाई ऑर्डर, जो रिएक्शन दिख कैसे रही थी आपको, सेकंड ऑर्डर की, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे निकली, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, है ना। हमेशा हाई दिखेगी बट होगी कैसी, लो ऑर्डर की। कभी ऐसा नहीं होगा कि लो ऑर्डर की पर हाई की होगी, हमेशा हाई की दिखेगी और लो ऑर्डर की होगी, तो उसको हम कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। दोज रिएक्शंस व्हिच अपीयर्स टू बी ऑफ हाई ऑर्डर बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस they follow low order kinetics, then such type of reactions are known as pseudo order reaction।
तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का के टाइप्स पढ़ाए। जब किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम 1 होता है तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम 2 होता है तो उसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम 3 होता है तो हम उसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया जाएगा और जब रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर फ्रैक्शन में होगी तो वो रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होगी। और जो लास्ट मैंने आपको बताया वो था आपका सूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हमको जो रिएक्शंस होती हैं उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि वो हाई ऑर्डर काइनेटिक्स है, लेकिन इस जब रिएक्शंस में कोई रिएक्टेंट एक्सेस में लिया जाता है तो उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है तो वहां पर जो ऑर्डर होता है वो फिर कैसा हो जाएगा, लो। तो जो रिएक्शंस हाई ऑर्डर की दिखाई देती है बट होती कैसी है, लो ऑर्डर की, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उनके टाइप्स थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको विद एग्जांपल पूछा जाता है और सूडो ऑर्डर रिएक्शन आपको विद एग्जांपल पूछा जाता है। मतलब आपको तैयारी अगर करना है तो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस की डेफिनेशन को विद एग्जांपल और फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को विद एग्जांपल आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। अब अगला टॉपिक अपने टॉपिक चैप्टर का जो है वो है मॉलिक्यूलरिटी। वो जो है वो है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलरिटी में एक जो भी रिएक्शन परफॉर्म होती है उसमें क्या होता है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड होते हैं यानी आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और एक सेकेंड में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 10 लाख बार आपस में टकराते हैं। कितनी बार आपस में टकराते हैं? 10 लाख बार एक सेकंड में। लेकिन उनमें से ये 10 लाख कोलिजन्स हैं एक सेकंड में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट स्पीसीज के मॉलिक्यूल 10 लाख बार आपस में टकराते हैं। यानी अगर टकराने के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो जो हमारी रिएक्शन होती है वो नैनो सेकंड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो रिएक्शन है उसके दौरान कोलिजन्स होते हैं और कोलिजन के कारण रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन इन 10 लाख कोलिजन्स में से केवल 2 या 3 कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिनके कारण रिएक्टिंग स्पीसीज जो होती है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। तो 2 या 3 कोलिजन केवल इंपॉर्टेंट है या आप कह सकते हो इफेक्टिव है, बाकी सारे कैसे हैं, पेसिव है, इनका कोई रोल नहीं। 99,997 जो है या 998 जो है ये कोलिजन आपके क्या हो गए, वेस्ट हो गए, है ना। तो केवल काम इफेक्टिव अगर 2 या 3 है, मॉलिक्यूल आपस में कितनी बार टकरा रहे हैं, या तो 2 बार या 3 बार। तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन 2 प्रकार से बुक्स में दी गई है। एक जो एक्चुअल डेफिनेशन वो है द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which collide during the reaction and convert into product। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के आपस में टकराकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। या आप ये बोल सकते हो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which the number of reacting species which participate in a reaction। या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, तो हम उसको भी क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज और नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर जो रिएक्शंस होती है वो 3 प्रकार की होती है। मैं एक बार मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन फिर बोल रही हूं आपके लिए। The number of molecules of the reacting species or number of reacting species which participate in a chemical reaction is called molecularity। तो molecularity जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है यूनिमोलिकुलर, दूसरी होती है बायमोलिकुलर और थर्ड जो होती है वो होती है ट्राइमोलिकुलर। ठीक है, तो जब यूनिमोलिकुलर मतलब सपोज यहाँ पर N2O5 है, इट गेट डिकम्पोज इनटू ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस हाफ O2। तो यहाँ पर कितने रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, केवल एक रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो हम इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कहेंगे।
बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन में H2 plus I2 combine together to form twice of HR। तो यहाँ पर कितनी रिएक्टिव स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है? दो। या रिएक्टिव स्पीसीज के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो। तो हम इसको क्या बोलेंगे? बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। और जब तीन रिएक्टिव स्पीसीज या रिएक्टिव स्पीसीज के तीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर तो ये क्या कहलाएगा? आपका ट्वाइस ऑफ NO2 बनेगा। तो यहाँ पर दो और एक तीन, तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी? ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगी। तो मॉलिक्यूलरिटी में जितने नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज पार्टिसिपेट करती है उसको हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जब एक रिएक्टिव स्पीसीज पार्टिसिपेट करेगी तो हम उसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। दो रिएक्टिव स्पीसीज पार्टिसिपेट करती है तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। और तीन रिएक्टिव स्पीसीज पार्टिसिपेट करती है तो हम उसको ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहेंगे। तो इस तरह से ये जो था आपका मॉलिक्यूलर। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।